बालकनी में खड़े रहकर मैं रिमझिम बरसती बारिश का लुत्फ उठा रही थी। मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू मन को तरोताज़ा कर रही थी। कल अविनाश से बात करके मुझे बहुत हल्का महसूस हो रहा था। 8 बजे के करीब अविनाश नींद से जागा और खुद ही कॉफ़ी बनाने लगा। मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं कर रहा था। क्या हुआ, मैंने सीधे सीधे पूछ ही लिया। उसने कहा, मैं ऐसी औरत के साथ नहीं रहना चाहता जिसका इतने सालों तक किसी और के साथ अफेयर रहा हो। तुम यहाँ से चलती बनो, तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म हो चुका है। उसकी ये बातें सुनकर मेरा दिमाग जैसे काम ही नहीं कर रहा था। मैंने अविनाश से सब कुछ साझा किया और वह इस तरह प्रतिक्रिया देगा, मैंने कभी नहीं सोचा था। मैंने उससे कहा, ये मेरा भी घर है, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम इस तरह मुझे यहाँ से जाने के लिए नहीं कह सकते। तो ठीक है, मैं ही यहाँ से चला जाता हूँ, तुम रहो यहाँ अकेली। उसके हाव भाव देखते हुए मैं समझ गई थी कि वह सब कुछ गंभीरता से कह रहा है। तुम रहो यहाँ, मैं ही चली जाती हूँ। मैंने अपना सामान जल्दी जल्दी लिया और अपना बैग पकड़ मैं सीढ़ियों से उतरने लगी। मैंने एक बार पीछे मुड़कर देखा। मुझे लगा शायद अविनाश बालकनी में खड़ा होकर मुझे देख रहा होगा, पर वह नहीं आया। एक पल में मेरी जिंदगी बदल चुकी थी। नमस्कार, मेरा नाम रश्मि देसाई। 6 माह पहले ही मेरी शादी अविनाश से हुई थी। यह एक अरेंज्ड मैरिज थी। अविनाश गोरा कदकाठी से अच्छा था, बहुत ही संस्कारी सुशील लड़का था। वह एक इंजीनियर था और लंदन में पिछले 5 सालों से जॉब कर रहा था। अपने माता पिता का वह इकलौता लड़का था। मेरी मौसी ने अविनाश का रिश्ता लाया था। मेरे परिवार वालों ने इस रिश्ते के लिए फौरन हाँ कर दी थी। ना कहने की कोई वजह भी नहीं थी। जल्द ही हमारी शादी हो गई और हम लंदन शिफ्ट हो गए। सब कुछ अच्छा चल रहा था। बस कल रात मैंने अपने अतीत के बारे में अविनाश को बता दिया। उससे कुछ छिपाने की मंशा नहीं थी मेरी, और ना तो उसे धोखा देने की। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह इतने संकुचित विचारों का होगा। खैर, अब ये सब सोचकर क्या होगा। मैं घर से बाहर तो आ गई थी, मगर अब कहाँ जाऊं, इस सोच में थी। आखिर मैंने कैब बुक किया और विक्टोरिया पार्क के पास वाले एरिया में मैं किराए पर कमरा देखने लगी। काफ़ी सारे रूम ऑन रेंट बोर्ड लगे हुए घर थे, पर कोई भी मुझे रूम देने को तैयार नहीं हुआ, क्योंकि मैं सिंगल थी और मैरिड भी। सुबह से दोपहर हो गई थी। मुझे एक बड़ा सा बंगला नजर आया। मैंने 2-3 बार डोरबेल बजाई, मगर कोई उत्तर नहीं मिला। आखिर मैं निराश होकर बाहर निकल गई। जैसे ही मैं चलने लगी, अचानक से मुझे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। एक बूढ़ी औरत दरवाज़ा खोले खड़ी थी। उसने पूछा, क्या चाहिए? वह एक भारतीय थी। मैंने रहने के लिए जगह के बारे में पूछा तो वह बोली, यहाँ पेइंग गेस्ट के तौर पर तुम रह सकती हो। मैं यहाँ अकेले रहती हूँ। मेरे परिवार में अब कोई नहीं बचा है, तुम चाहो तो यहाँ रह सकती हो। मैंने हामी भर दी। मैंने अपना बैग उठा लिया और वहाँ रख दिया। उस औरत का नाम मैरी था। मैंने उनसे कहा, आंटी, आपके परिवार में कोई भी नहीं? कोई तो होगा, उन्होंने कहा। मेरी कोई औलाद नहीं, पति की मौत हो गई है, इसलिए मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। आंटी और मैंने मिलकर खाना बनाया। हमने साथ में खाना खाया और मैं अपने कमरे में सोने चली गई। रात के 10 बज चुके थे। कमरा एकदम सादा था, मगर ज़रूरत की हर चीज़ वहाँ मौजूद थी। एक बालकनी भी थी वहाँ। कुछ पल वहाँ खड़े होकर मैंने बाहर देखा। बारिश अब भी शुरू थी। आज की सुबह और रात में कितना अंतर था। मैं बहुत थक गई थी। दिन भर की थकान से चूर मैं एक पल में ही नींद की आगोश में समा गई थी। जब से रश्मि घर छोड़ के गई थी, अविनाश बहुत बेचैन था। रश्मि की कमी उसे महसूस होने लगी थी। रश्मि एक अच्छी पत्नी थी। अविनाश को क्या चाहिए क्या नहीं, इन सब का वो बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी। बस उसने जो कहा था कि 7 साल उसका विनय के साथ अफेयर था, ये बात अविनाश के दिमाग से नहीं जा रही थी। इतने सालों के प्रेम संबंध, मतलब उन दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी रहा होगा। ये ख्याल उठते जागते उसे परेशान कर रहा था। उसे बहुत क्रोध आ रहा था। लग रहा था जैसे उसके साथ रश्मि ने धोखा किया है। अविनाश अब विनय से मिलना चाहता था। उससे पूछना चाहता था कि अगर रश्मि और उसका इतने सालों का रिश्ता था, तो उसने आखिर रश्मि को क्यों छोड़ा। विनय से मिलने का जुनून उसके सिर पे सवार था। उसे विनय के बारे में कुछ पता नहीं था। बस वह रश्मि के ही शहर इंदौर से है, इतनी सी जानकारी उसके पास थी। वह रश्मि के घर के पास ही रहता था। अविनाश ने ऑफिस से छुट्टी ली और वह फौरन इंडिया गया। रश्मि के घर जाना उसे उचित नहीं लगा, क्योंकि अभी वह अपने टूटे शादी के बारे में किसी को नहीं बताना चाहता था।
जैसे तैसे वह विनय के पते पर पहुंचा, लेकिन मकान खाली था। विनय के बारे में कोई ठोस जानकारी उसे नहीं मिली। उसका नया पता उसे नहीं मिल पाया था। 8 दिन बीत चुके थे, लेकिन विनय के बारे में उसे अब तक जानकारी नहीं मिली थी। वो वापस लंदन आ गया। उसकी छुट्टियां भी खत्म हो गई थी, मगर विनय से मिलने का विचार उसने अब तक नहीं छोड़ा था। घर में किताबों की अलमारी थी। एक दिन ऑफिस से आने के बाद अविनाश ने वह अलमारी खोली। वक्त काटने के लिए कोई किताब पढ़ने के लिए वो ढूंढ रहा था। तभी उसकी नजर अलमारी में सबसे ऊपर रखी डायरियों पर पड़ी। 5 डायरियां वहां पर रखी हुई थी और उन्हें वह एक एक करके पढ़ना शुरू करता है। शाम से लेकर अगली सुबह तक वो पढ़ता रहा। वह डायरिया रश्मि की लिखी थी। शादी से पहले की उसकी जिंदगी के बारे में लगभग सब कुछ उसमें लिखा था। अविनाश ने 3 डायरिया पढ़ ली। अभी वह पढ़ना जारी रखना चाहता था, लेकिन उसके ऑफिस का वक्त हो चुका था और उसे अब तैयार होना था। वह जल्दी जल्दी तैयार होकर ऑफिस पहुंचा, लेकिन उसका सारा ध्यान उन डायरियों पर था। जैसे तैसे ऑफिस से अविनाश वापिस आया और आते ही वह फिर से बची हुई डायरिया पढ़ने में लग गया। पढ़ते वक्त उसे लग रहा था कि उसने यह क्या कर दिया। रश्मि और विनय में गहरी दोस्ती और प्यार था। विनय का रश्मि के लिए जो प्यार था वह शारीरिक आकर्षण से परे था। उन दोनों के बारे में पढ़कर अविनाश को शर्मिंदा महसूस हो रहा था। उसने आगे पढ़ा। रश्मि और विनय दोनों बचपन से साथ में एक ही स्कूल में पढ़ते थे। 12th के बाद विनय ने डॉक्टरी करने का लक्ष्य रखा था, तो रश्मि ने MBA। दोनों ने अपनी अपनी पढ़ाई पूरी की। अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई करने के बाद विनय ने एक दिन रश्मि को प्रपोज कर दिया। रश्मि ने भी हामी भर दी, लेकिन शादी के लिए दोनों ने कुछ वक्त रुकना मुनासिब समझा। दोनों अपने अपने करियर में सेट होना चाहते थे। दोनों भी बहुत खुश थे। एक दिन रश्मि विनय का इंतजार करते हुए कैफे में बैठी थी। काफी वक्त हो गया, मगर विनय का कुछ पता नहीं था। जब रश्मि ने कॉल किया तो किसी अजनबी ने कॉल रिसीव किया और बताया कि जिनका ये फोन है उनका एक्सीडेंट हो चुका है। रश्मि ने तुरंत परिवार वालों को बताया। विनय और रश्मि के परिवार वाले फौरन अस्पताल पहुंचे, लेकिन देर हो चुकी थी। विनय को सिर पर गहरी चोट लगने के कारण उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद रश्मि ने बड़ी मुश्किल से दोबारा जीना शुरू किया था। अपने घर वालों की खुशी के लिए वह एक बार फिर पहले की तरह जीने लगी थी। इससे आगे अविनाश नहीं पढ़ पाया, क्योंकि आंसुओं से उसकी आंखें भर आई थी। इधर रश्मि ने किराए पर कमरा लेने के दूसरे दिन ही एक जॉब हासिल कर ली थी। अब रहने के लिए घर और पैसे के लिए जॉब मिल गई थी। एक बार रश्मि को उसके ऑफिस से बाहर अविनाश नजर आया था, लेकिन उसने रश्मि को अनदेखा कर दिया था। उसे रह रहकर अविनाश का ख्याल आ रहा था, लेकिन अब कोई उम्मीद नहीं थी उसके आने की। खैर, रश्मि ने खुद को धीरे धीरे नई जॉब और जगह में एडजस्ट कर लिया था। अविनाश ने निर्णय लिया कि वह रश्मि के पास जाकर माफी मांगेगा, लेकिन रश्मि कहाँ है ये उसे नहीं पता था। अचानक उसे याद आया कि उसने कुछ दिनों पहले ही रश्मि को एक बड़ी सी बिल्डिंग के बाहर देखा था। शायद वो वहीं कहीं जॉब करती होगी। ये सोचकर अविनाश घर से बाहर निकल पड़ा। वो उसी बिल्डिंग के पास जाकर इंतजार करने लगा। सुबह के 8 बजे थे। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा। लोग भी काम पर आने लगे थे, मगर रश्मि कहीं नजर नहीं आ रही थी। इंतजार करते करते घंटों बीत गए। आखिरकार अविनाश ने उस ऑफिस में जाकर रश्मि के बारे में पूछताछ की तो पता चला कि वो वहीं जॉब करती है और आज छुट्टी पर है। अविनाश ने ऑफिस से ही उसका एड्रेस लिया और सीधे उसके घर पहुंचा। वहां उसे मैरी बताती है कि रश्मि पार्क में गई है। अविनाश फौरन वहां पहुंच जाता है। पास की पार्क में रश्मि अकेले ही बेंच पर बैठी विचारों में मग्न थी। तभी अविनाश उसके बाजू में आकर बैठ गया। अविनाश, तुम यहाँ? उसने आश्चर्य से पूछा। मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है रश्मि। मुझे अपने आप से ही नफरत हो गई है। मैं विनय की तलाश में इंदौर भी जाकर आया, लेकिन कुछ पता नहीं चला और एक दिन अलमारी में तुम्हारी डायरिया नजर आई। अरे, मैं जल्दी जल्दी में वहीं भूल गई और देखो ना, इतने दिनों में उनका ख्याल भी मेरे जहन में नहीं आया। वो बीच में ही बोल पड़ी। रश्मि, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। क्या तुम मेरे साथ वापस चलोगी? कुछ देर तक रश्मि ने कुछ नहीं कहा और बस अविनाश के कंधे पर सिर रखकर रोती रही।